Good morning, students. Today I will discuss the next part of the chapter 7 of history, weavers, iron smelters and factory owners. In the first part of this chapter, I have discussed about the Indian textile in the world market, what tells us history, Indian textile in the European market. East India Company came to India for trade, but trade led to occupation. सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी, लेकिन ट्रेड से वो रूल करना उसने शुरू कर दिया. इंडियन टेक्सटाइल की वर्ल्ड मार्केट में बहुत डिमांड थी. 1750 ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल. इंडिया वॉज by far the world's largest producer of cotton textile. Indian textiles had long been renowned both by fine quality and execute craftsmanship. इंडिया एक अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूसर था, और साथ ही में नॉट ओनली द कॉटन प्रोड्यूसर बट ऑल्सो द क्राफ्टमैनशिप वहाँ के बहुत फाइन थे. और इसलिए इंडिया की जो कॉटन था, इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी, नॉट ओनली द कॉटन, सिल्क ऑल्सो, उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड मार्केट में थी. इन माई लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस दिस. पूरे यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल, ब्रिटिशर्स इंडिया आते थे, वहां से वो इंडियन कॉटन को, सिल्क को परचेज करते थे और यूरोप में उसको सेल आउट करते थे. सिर्फ रॉ कॉटन नहीं, टेक्सटाइल जाता था, प्रिंटेड क्लॉथ जाता था, और इतना फेमस था कि कुछ वर्ड्स, सम वर्ड्स टेल्स अस द हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री पता चलती है. विच वर्ड्स? चिन्स, कैलिको, मुसेलिन, बंधना, these words. I have discussed all these words in my last chapter, how they got their name. और पूरे यूरोपियन मार्केट में ये वर्ड का एक अपना स्पेसिफाइड मीनिंग था. द वर्ड मुसेलिन इज यूज फॉर द फाइन फैब्रिक. फाइन फैब्रिक के लिए कोई सा भी हो, क्योंकि वहां पर कॉटन को मुसेलिन के नाम से जाना जाता था, और फिर सारे जितना भी फाइन जो क्लॉथ था उसको दे कॉल्ड मुसेलिन. गॉट इट एवरीवन? नाउ इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट इतना फेमस हो गया था इंडियन टेक्सटाइल कि किसी और क्लॉथ की वहां डिमांड नहीं थी. इससे ब्रिटिशर्स वरीड हो गए और उन्होंने इसके अगेंस्ट एक कैलिको एक्ट पास किया. कैलिको एक्ट पास किया कि भाई इसकी डिमांड को रोका जाए, नहीं तो हमारा जो क्लॉथ है उसकी डिमांड होगी नहीं, हमारा सारा टेक्सटाइल इंडियन गुड्स, इंडियन टेक्सटाइल जो है कैप्चर कर लेगा. एंड इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्ट अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिन्स. प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल को बैन करने के लिए उसने रूल बना दिया, लॉ बना दिया कि प्रिंटेड टेक्सटाइल यहां पर सेल आउट नहीं होगा. व्हाट विल बी सेल्ड? अब उन्होंने रॉ मटेरियल, प्लेन क्लॉथ, ब्लीच्ड क्लॉथ वो वहां से परचेस करने लगे. उसको खुद प्रिंट करते थे. खुद प्रिंट करने के बाद वो यूरोपियन मार्केट में उसको सेल आउट करने लगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सेम टाइम स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया, जिससे कि एक अच्छा फाइनेस्ट कॉटन, फाइनेस्ट क्लॉथ बन सके. और सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो ऑब्जर्व, बहुत दूसरे ऑप्शन भी ऑब्जर्व किए गए, लाइक सिंथेटिक थ्रेड उन्होंने डेवलप कर लिया फॉर द कंपटीशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के कंपटीशन के लिए. उन्होंने सिंथेटिक थ्रेड उन्होंने बना लिया कि भाई अब किस तरह से हमें लड़ना तो है इंडियन टेक्सटाइल, बिकॉज ये बहुत अच्छा था, फाइन था, पूरे यूरोप में इसका डिमांड था. उसके कंपैरिजन में अब उन्होंने इस टेक्सटाइल को, सिंथेटिक थ्रेड से बने टेक्सटाइल को मार्केट में उतार दिया, मार्केट में ले आए. When the East India Company gained political power in Bengal, और जब बंगाल में उसने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली, तो जो वो वहां से परचेज कर रहा था कॉटन, वो बंद कर दिया.
सिल्वर दे करके कॉटन परचेज करते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया। अब वो सिल्वर के अगेंस्ट में कॉटन परचेज नहीं करते। व्हाट दे वर डूइंग नाउ, वो अब क्या कर रहे थे, वो क्या करते थे, रेवेन्यू जो बंगाल से कलेक्ट कर रहे थे, रेवेन्यू का जो पैसा था, रेवेन्यू का जो अमाउंट था, उससे वो कॉटन परचेस करने लगे। इससे उनका जो एक फाइनेंशियल बजट जो जा रहा था वो खत्म हो गया वहां से। अब उनको कॉटन विदाउट सिल्वर, जो सिल्वर एक एक्सपेंसिव मेटल के अगेंस्ट में जो ले रहे थे वो बंद हो गया। अब उनको इंडियन कॉस्ट पर ही मिलने लगा और रेवेन्यू भी इंडिया का ही था। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ हु वर द वीवर्स? अब वीवर्स का क्या होगा भाई, वो तो प्रिंटेड क्लॉथ ले ही नहीं रहे, वो तो प्लेन क्लॉथ लेके जा रहे। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। देयर स्किल्स वर पास्ड on from one generation to next generation. The Tati weavers of Bengal, the Julahas or Momin weavers of North India, Sale and Kaikolar and Devganas of South India are some of the communities famous for weaving. The first stage of producing was spinning, a work done mostly by women. The charkhas and the taklis were household spinning instruments. The thread was spun on the charkha and rolled on the takli. When the spinning was over, the thread was woven into cloth by weavers. In most communities, weaving was a task done by men. For colored textile, the thread was dyed by the dyers known as rangres. For printed cloth, the weavers needed the help of specialist blocks printing known as chipgars. Handloom weaving and the occupation associated it provided livelihood for millions of Indians. ये लोग जो मैन और वुमेन सब मिलकर के वीविंग का काम कर रहे थे, इनके ऊपर नेचुरली एक इफेक्ट आना था जब ब्रिटिशर्स ने अपना सिंथेटिक क्लॉथ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया और इंडिया से वो रॉ मटेरियल वहां ले जा करके उससे फिनिश कर करके यूरोपियन मार्केट में सप्लाई करने लगी। तो द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब ये जो इंडियन टेक्सटाइल है हमारा, ये डिक्लाइन होने लगा। हाउ इट डिक्लाइन? द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया in several ways. First, Indian textile now had to compete with British textile in the European and American market. Second, exporting textile to England also became interestingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain. अब इंडियन टेक्सटाइल को यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में ब्रिटिशर्स से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलने लगा। वाई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी टैक्सेस, एक हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस इम्पोज कर दिया कि अब इतना बड़ा अमाउंट है टैक्सेस का, अब आप करिए इंपोर्ट, तो वो महंगा पड़ने लगा। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउट इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका. In Africa, America and Europe, thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. English European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out. भाई अब वीवर्स पर इफेक्ट आने लगा। क्या इफेक्ट आने लगा? उनका एम्प्लॉयमेंट छिन गया, अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। Advance to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote petition to government to help them. अब वीवर्स गवर्नमेंट के पास गए कि भाई हम क्या करें। एक जो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जो कम्युनिटी फैली हुई थी, साउथ में, नॉर्थ में, क्या खाती, उसके पास कुछ नहीं बचा, हैंड टू माउथ हो गए, एम्प्लॉयमेंट जा चुका है उनका। बट was still to come. By the 1830s, British cotton cloth flooded Indian market. In fact, by 1880, two-thirds of all the cotton clothes worn by Indian were made of cloth produced in Britain.
1830 में पूरे ब्रिटेन का जो क्लॉथ था उसने इंडियन मार्केट को कवर कर लिया। अब हमारे पास अपना सेल आउट करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि एक तो हमारा कॉस्टली था, एक हमारा सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले गए, वहां से फिनिश गुड बनाया और उसको वापस इंडिया ले आए। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलाइज्ड वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. Handloom weavers did not completely die in India. This was because some types of the cloth could not be supplied by machine. How could machine produce saris, intricate borders, or cloth with traditional woven patterns? कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें क्लॉथ थे जिनका मार्केट हैंडीक्राफ्ट का ब्रिटिशर्स नहीं कवर कर पाए, जस्ट लाइक साड़ी विद बॉर्डर्स। These had a wide demand not only amongst the rich but amongst the Indian middle classes. Nor did the textile manufacturing in Britain produce the very coarse cloth used by the poor people in India. These in Western India, in Madurai in South India, these towns emerged as important new centers of weaving in late 19th century. Later, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use hand spun and hand woven clothes. महात्मा गांधी ने बेटा इवन एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया और उसमें कहा कि नहीं, हमको ब्रिटिशर्स का क्लॉथ काम में नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल को ही यूज करना है थ्रू आउट द ब्रिटिश गुड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड वी हैव टू यूज द इंडियन टेक्सटाइल। जैसा अभी मोदी जी ने कहा स्वदेशी का अपनाओ, हम अगर चाइनीज चीजों को छोड़ देंगे और हम हमारे खुद के लोगों की बनाई हुई चीजें काम में लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी मार्केट है वो ग्रोन अप होगा। ओके, What happened to the weavers and spinners who lost their job? उनका क्या हुआ? Many weavers became agriculture laborers. Some migrated to cities in search of work, and yet others went out of country to work in plantation in Africa and South America. Some of these handloom weavers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Sholapur, and Nagpur. Okay, students? I'm discussing the chapter again. What happened to weavers? ब्रिटिशर्स ने इंडियन क्लॉथ को बैन कर दिया। अब वो यहाँ से ले जाने लगे, ले जा करके फिर उसको फिनिश करके इंडिया में सेल करने लगे। इससे इंडियन मार्केट टोटली खत्म हो गया। अब इंडियंस को, वीवर्स को अब जॉबलेस हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, एग्रीकल्चर लेबर बन गए। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, इंडियन क्लॉथ को प्रमोट किया और कहा कि ब्रिटिशर्स को अगर हराना है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को दोबारा डेवलप करना है तो हमें ब्रिटेन का क्लॉथ यूज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट लेक्चर I will discuss the other part of this chapter. Okay, have a nice day.